रामनवमी के पवित्र अवसर पर रानीगंज के श्री सीताराम जी मंदिर में प्रभु श्री राम जी की होगी चरण पादुका पूजा। इसके अलावा सारा दिन व्यापी आयोजित होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। रानीगंज के सिया रोड पर स्थित इस बेहद प्राचीन मंदिर में मंदिर समिति की तरफ से रामनवमी के त्योहार को धूमधाम से मनाने की सारी तैयारी की गई है। इस संदर्भ में श्री श्री सीताराम जी मंदिर के कार्यकारिणी कमेटी के तरफ से अध्यक्ष श्री बिमल बाजुरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 17 अप्रैल यानी बुधवार को रामनवमी का पर सुबह 11 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। मान्यता के अनुसार जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था, वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म भी दिन के 12 बजे हुआ था। इसलिए दोपहर 12 बजे से ही सभी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा। इस बार हम लोग स्पेशल चरण पादुका का पर ना भगवान की पूजा कराएंगे, कारण कि ये कभी भी चरण पादुका का पूजा हमारे यहाँ रानीगंज में कभी भी नहीं हुई है। हम लोग ये मंडप में रखा हुआ उनको बाहर निकाल कर आम पब्लिक से सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आकर आप चरण पादुका का पूजा करें। और 12 बजे से 12:15 बजे से जोत चालू हो जाएगी और जोत का भी आनंद जोत भी ले और राम ये चरण पादुका की पूजा भी करें। किस तारीख को मनाइएगा रामनवमी? ये 17/4/2024 को बुधवार। दिन में कार्यक्रम होगी या दिन में 12:30 बजे राम जी का आरती होगी। जैसे कृष्ण भगवान रात को 12 बजे जन्म होते हैं, उसी प्रकार राम जी का जन्म सुबह 12 बजे हुआ। उस हिसाब से हम लोग 12 बजे आरती करेंगे भगवान की। उसके बाद जोत चालू हो जाएगी और चरण पादुका का पूजा आरंभ कर देंगे। धन्यवाद। और वो कंटिन्यू चलेगा रात को 9 बजे तक और 6 बजे से 6:30 बजे से भजन कीर्तन का हम लोग प्रोग्राम रखे हैं। जो रानीगंज के स्थानीय कलाकार हैं उन्हीं के द्वारा हम लोग भजन कीर्तन करेंगे, कारण कि हम लोग बाहर के कलाकार को नहीं बुलाकर हम लोग रानीगंज के स्थानीय कलाकार को मौका देना चाह रहे हैं कि वो लोग आकर यहाँ पर अपना भजन कीर्तन करें। ललित जी, ये जो चरण पादुका है ये कहाँ से या इसी राम मंदिर के से प्रभु श्री राम के चरण पादुका है या कहीं बाहर से या अयोध्या या कहीं से मंगाया गया है? ये हम लोगों को राम उत्सव के दिन एक दाता ने दिया था। इसके पहले हमारे मंदिर में चरण पादुका नहीं थी, तो चरण पादुका नहीं थी। उस राम भक्त ने आकर के देखा कि यहाँ भगवान की चरण पादुका नहीं है, तो इससे प्रेरित होकर उसने चरण पादुका दान में दी थी। तो इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम किए कि इस बार चरण पादुका के ऊपर फोकस किया जाए और चरण पादुका की पूजा करने का अवसर सभी भक्तों को मिले। तो हम सभी रानीगंज वासियों से अनुरोध करेंगे कि सुबह 12:15 बजे जो हम लोग चरण पादुका की पूजा शुरू करेंगे, रात तक चलेगी, सभी दर्शक आए। तो कुमारी पूजा का भी क्या आयोजन किया गया है? कुमारी पूजा का आयोजन सवेरे होगा। वो तो नवरात्र की पूजा है, सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जो कि 9:30 बजे तक चलेगा। 9:30 बजे फिर हवन होगा। उसके बाद 9 कन्या जीमेगी। 9 कन्या जीमने के बाद नवरात्र का फंक्शन शेष हो गया। उसके बाद हम लोग राम जन्मोत्सव मनाएंगे 11:15 बजे से। कितने लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है प्रदीप जी? आशा तो यही है कि कम से कम 5,000 आदमी आना चाहिए, क्योंकि राम उत्सव के दिन 20,000 आदमी आए थे और उसी दिन राम चरण पादुका का पूजा हम लोगों ने शुरू किया था। तो सभी लोगों ने अपने हाथों से चरण पादुका का पूजन किया था। तो इसलिए इस बार जो चरण पादुका का पूजन हो रहा है उसका दर्शन और प्रभु राम का दर्शन करने के लिए, राम जन्मोत्सव के दिन प्रभु राम का दर्शन करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो मैं सभी चैनलों और न्यूज़ चैनलों से के द्वारा यही अनुरोध करूंगा कि सभी पब्लिक राम जी का दर्शन करने और चरण पादुका का पूजा कर आशीर्वाद लेने के लिए जरूर मंदिर पधारें। बिमल जी और ललित जी, इस मंदिर का संक्षेप में इतिहास बताएं। रानीगंज का श्री सीताराम जी मंदिर वर्तमान में अपने आप में इस शहर में एक दर्शनीय स्थल और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में परिणित हो चुकी है। मंदिर का बड़ा ही भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। यह सब जो मंदिर की ये जो व्यवस्था है इसमें आप लोगों की अहम भूमिका है। इस मंदिर के बारे में बताएं कि लोगों का आस्था इससे जुड़ी हुई है, इसका संक्षेप इतिहास बताएं। देखिए, ये मंदिर करीब 150 साल पुराना है। वैसे तो लोग कहते हैं और ज़्यादा पुराना, लेकिन हम लोग की उम्मीद से ये 150 साल पुराना है। और ये मंदिर पहले बहुत छोटा मंदिर था और इसमें ढुकने का सिर्फ 4 फुट का एक रास्ता था।
धीरे धीरे इसका जीर्णोद्धार हुआ 50 साल बाद फिर से, लेकिन फिर भी रास्ता जो हुआ है वो वही रह गया 4 फुट का ही। सामने से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे। फिर हम लोगों की कमेटी जो आई 5 साल पहले, हम लोगों ने जी तोड़ के मेहनत की, प्रयास किया। उसके बाद सामने से इसका द्वार खोलने में हम लोग सफल हुए। उसके बाद से ये मंदिर फोकस में आया और तीसरा जीर्णोद्वार जो है, भविष्य में और भी क्या योजनाएं हैं इस मंदिर को लेकर? भविष्य में मंदिर की लेकर योजना यही है कि भक्तगण आए अधिक से अधिक संख्या में। आरती में सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, हम लोग सभी आते हैं। तो हम तो यही आग्रह करेंगे नगरवासियों से कि कम से कम आरती के समय मंदिर में आए और भगवान राम का दर्शन करें, यही हम चाहेंगे। और हम लोग आगे का प्रोग्राम है कि जैसे कृष्ण भगवान है, उसमें हम लोग भी राधा जी भी बगल में बैठाने की चेष्टा कर रहे हैं, जो मंदिर कृष्ण और राधा जी का मंदिर हो जाएगा। ये मंदिर कहा जाता है, यहाँ एक बीच में पीपल का गाछ है। ये हो सकता है 200-300 साल भी पुराना हो, तो मालूम नहीं है। यहाँ पर कोई सन्यासी बाबा बैठते थे। आज भी वहाँ पर उनका खड़ाऊ रखा जाता है, उसका पूजा होता है, डेली पूजा होता है। सभी पब्लिक भी आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो यहीं से ये सन्यासी कहा जाता है कि सन्यासी बाबा ने ये मंदिर बनाया था सबसे पहले। तो ये इतिहास है, ये सुनी हुई बातें हैं, ये इतिहास है। किंतु ये पीपल गाछ जो है वो बहुत पूजनीय है। यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत लेडीज और जेंट्स आके इसका पूजा भी करते हैं। ये आपको विशेष सन्यासी आए थे, वो पूजा अर्चना, मैंने ये 150 साल पहले का बात। आगामी 18 अप्रैल को रामनवमी का भव्य शोभा यात्रा रानीगंज शहर में निकाली जाएगी। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा भगवान श्री राम एवं हनुमान जी की छवि से बनाए गए भगवा झंडों से पूरे शहर को सजाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कमेटी द्वारा झंडों का वितरण भी किया गया। इस दौरान यहाँ उपस्थित थे आसनसोल विश्व हिंदू परिषद के सह संपादक तेज प्रताप सिंह, अध्यक्ष मनीष शर्मा, संपादक शुभम राउत, सह सभापति मनोज सराफ सहित विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के और भी सदस्यगण। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग सभी कार्यकर्ता, रानीगंज पटन के सारा कार्यकर्ता जो है आज से नहीं बल्कि 10 दिन से जो है झंडा और बैनर लगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग का कार्यक्रम आखिरी चरण में है। हम लोग आज NLP रोड में झंडा लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपका रेलवे स्टेशन से लेकर के हम लोग पंजाबी मोड़ तक आज झंडा लगाएंगे हम लोग। और इस वर्ष जो है बहुत ही हर्ष के साथ हम सभी को पता है कि जैसा कि पहली बार हम लोग का पूरा विश्व में रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकलेगा वो 500 वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद पहली बार जब रामलला अपने घर, अपने मंदिर में स्थापित हुए हैं, तो पहली बार हम लोग को जो है कि ये रैली हम लोग निकालने जा रहे हैं। इसमें तो खुशी हम लोग का डबल ट्रिपल है। और आपके माध्यम से हम लोग जो है रानीगंज वासियों को, सारे हिंदुओं को यही बताएंगे कि आप लोग भी उस दिन जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो और इस जो है ऐतिहासिक रैली में जो है इतिहास का जो आप लोग भी जो है सौभाग्य आप लोग का जो मिला है हम लोग को इसमें शामिल होने का, आप लोग भी इसमें शामिल हों और हम लोग को पूरी तरह से सहयोग करें। अच्छा, प्रखंड के तरफ से रानीगंज शहर में मैंने आप इसका थोड़ा सा दर्शक को बताइए। जैसा कि हम लोग का हर कमेटी जो है हम लोग का एक ही तरह का बैनर, एक ही तरह का मूर्ति हम लोग हर कमेटी को देते हैं। लेकिन सेंट्रल कमेटी की तरफ से हम लोग जो है हर वर्ष जो है एक अलग से बैनर जो है, फ्लैक्स जो है हम लोग पूरे NSB रोड में लगाते हैं। इस वर्ष भी हम लोग जो है आपका रेलवे स्टेशन से लेकर के और पंजाबी मोड़ और रानीसर मोड़ तक जो है 10x6 का बैनर हम लोग का लगा हुआ है। और 17 तारीख को रामनवमी का जो हम लोग का पूजा है और 18 तारीख को हम लोग का जो शोभा यात्रा है, इसको हम लोग पूरे अपने नगर वासियों को जो सूचित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं और सबको सम्मिलित होने के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर्ष उल्लास कितना मतलब शहरवासी मतलब ये करेंगे? देखिए इस बार तो स्पेशल है। हम लोग इसको जो अपने शब्दों में जो है हम लोग शब्दों में इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल हम लोग का जो है संघर्ष नहीं है, ये 500 वर्षों का हम लोग पूर्वजों का संघर्ष है। जो कि कितने ही बलिदानी हम लोग के पूर्वज हुए, साधु संत से लेकर के हम लोग पूर्वज बलिदान हुए, लेकिन संघर्ष हम लोग का नहीं छूटा और लास्ट में कानूनी रूप से हम लोगों ने विजय प्राप्त किया। हम लोग सब जानते थे कि प्रभु श्री राम का जन्म वहीं हुआ है,
लेकिन चूंकि हम लोग को जो है अभी स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेटिक देश है, तो हम लोग को सब कुछ डेमोक्रेटिक माध्यम से जो है कोर्ट के माध्यम से इसको हम लोग प्रमाणित करना पड़ा जो है। और वो जब हम लोग प्रमाणित करने के बाद जब राम मंदिर बन गया, हम लोग रैली निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ये जब हम लोग उस दिन अपने रोड पर उतरेंगे, शोभा यात्रा निकलेगा, तो इस चित्र के माध्यम से आपको भी देखने को मिल जाएगा। आपका नाम परिचय सर? हमारा नाम तेज प्रताप सिंह है, आसनसोल जिला का सह संपादक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यांत्रिक खराबी के कारण कोलकाता में मेट्रो एक बार फिर ठप हो गई। एक के बाद एक ट्रेनें लाइन पर रुक दी गई। कार्यालयी समय के दौरान मेट्रो की गड़बड़ी से यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। मेट्रो रेल सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को शोभा बाजार स्टेशन पर एक ट्रेन फंस गई। यांत्रिक समस्याओं के कारण ट्रेन ठीक किए बिना वहां से निकलना ये संभव नहीं था। इसके चलते मेट्रो की अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। 25 मिनट तक सेवा बाधित रहने के बाद मेट्रो की आवाजाही सामान्य हो गई। मेट्रो सेवाएं बाधित होने से कार्यालयी समय के दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेट्रो रेल सूत्र के मुताबिक दमदम से दक्षिणेश्वर और सेंट्रल से कवि सुभाष के बीच मेट्रो चल रही है। मेट्रो रेल अथॉरिटी ने कहा कि जिन स्टेशनों पर मेट्रो उपलब्ध नहीं है, खासकर उन स्टेशनों से नए टोकन जारी करना अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि किसी भी यात्री का स्मार्ट कार्ड पंच नहीं होना चाहिए। আধ ঘন্টা হলো দাঁড়িয়ে আছি, এবার অসুবিধা হচ্ছে, কাজের জন্য তো বেরোতে হবে। এসে দেখলাম মেট্রো দাঁড়িয়ে রয়েছে, হয়রানি হচ্ছে, চারিদিকে মানুষ দাঁড়ানো। না, এমনি কোনো তো খবর পাওয়া যায়নি, শুনিনি কিছু। সায়ন্তন পাল। আধ ঘন্টা তো হয়ে গেছে প্রায়। দেখলাম আমি যখন এসেছি তখন থেকে ভিড় ছিল। তারপর ভাবছিলাম কিছু পরে তো ছাড়বে, তারপরে দেখি ওইভাবে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। জানি না কি হবে। আমার পরিতোষ। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिरयानी देने में देरी पर दुकान पर हमला करने का मामला हावड़ा में सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा हावड़ा बेलिलियस रोड में बिरयानी देने में देरी पर होटल मालिक और स्टाफ के साथ मारपीट करने के अलावा दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। इस घटना से व्यापारी डरे हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को हावड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने घटना में शामिल 2 लोगों को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया। पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हावड़ा थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है। ঘটনা বলতে ওই কিছু বিচ্ছিন্নবাদী লোক তারা এসে হঠাৎ মানে আমার ভাগনাকে ওই খুঁটটুর মারলো, আর মারার পরে ওই জিনিসপত্র সব উল্টে পিল্টে দিল, খাবারগুলো ফেলে দিল, আর ক্যাশে যা টাকা ছিল সব ছিনতাই টিনতাই করে পালাবার সময় 2 জন ধরা পড়েছে। উদ্দেশ্য ওদের কিছু নেই, ও তো সব উদ্দেশ্যহীন, ওরা তো মানে উপদ্রী লোক, ওদের তো কাজই এটাই, ছিনতাইবাজি করা, চুরি করা, এদের ধান্দা, আর তো কোনো উদ্দেশ্য নাই। উদ্দেশ্য বলে ওরা উদ্দেশ্যহীন। এইভাবে খুর মারা আর চাপড় মারা, এটা কোনো শত্রুতা? না না না, কোনো শত্রুতা নেই, এ তো ব্যবসার জায়গা, ব্যবসা বাণিজ্যের জায়গা, এখানে কিসের শত্রুতা? এখানে তো যে क्या घटना घटी थी कल? घटना ये घटी थी कि कल वो 10-12 गुंडे आए थे। मेरे भाई ने दुकानदारी कर रहा था, आया है, आने के बाद डायरेक्ट मारने लगा। मारने पीटने के बाद डायरेक्ट अस्तर निकाल के पूरा अस्तर से पीठ में, गर्दन में, आँख में, पूरा हाथ में मारने लगा। मारने के बाद सब फेंक फाक दिया। फेंकने के बाद आया है काउंटर लूट के, वो लोग सब बहुत मारने लगा। मारने पीटने के बाद काउंटर वाउंटर लूट के 2-3 लोग भागा, बाकी 5-7 लोग मार रहे थे मेरे भाई को। आखिर क्या मनसा क्या था, क्यों मार रहा था? मनसा क्या था, वो लोग कुछ पुरानी हिंसा लेकर था। वो लोग तो कस्टमर था, इससे 1 हफ्ता पहले भी वो लोग बिरयानी ले गया, बिरयानी खा के गया। पता नहीं क्या रंजिश था, क्या मनसा था उन लोग का, क्या चाह रहा वो लोग। ये रेगुलर का वो लोग का काम ही है। वो लोग मतलब कुछ काम वाम करता नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ, हमेशा वो लोग का कुछ ना कुछ क्राइम कांड है ही है। रेपिडो चलाता है, रेपिडो में उन लोग का बहुत ऐसा कंप्लेन की। अच्छा, क्या कोई डिमांड किया था इससे पहले? कोई डिमांड नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। वो आता था, कस्टमर था, बिरयानी लेता था, चले जाता था।
इससे पहले कोई डिमांड कुछ नहीं किया था। वो लोग आया, पता नहीं कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आया डायरेक्ट मारने पीटने लगा, अस्तर से ब्लेड वगैरह मारने लगा। कितना आतंकित आप लोग इसमें से, इस तरह की घटना मतलब जिस तरह से दुकान में है, इस तरह से घटना हुआ, इससे कितना भयभीत है आप लोग? बहुत ज़्यादा भयभीत है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। ये ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पूर्वी बर्धमान जिले के शक्तिगढ़ थाना अंतर्गत वर्चुअल मोड़ इलाके में मंगलवार की सुबह एक भयानक हादसा हो गया। बस और पानी के टैंकर के बीच टक्कर हो गई और इस दुर्घटना में कम से कम 8 से 9 लोग घायल हो गए। सभी को वर्चुअल ग्रामीण अस्पताल लाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस वर्चुअल से बर्धमान होते हुए शक्तिगढ़ की ओर जा रही थी, तभी अचानक कोलकाता की ओर से जा रहे एक पानी के टैंकर ने बस के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी। पानी के टैंकर इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई और कम से कम 8 से 9 लोग घायल हो गए और सभी को स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाया और वर्चुअल ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया है कि अधिकतर घायलों को वर्चुअल ग्रामीण अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस दुर्घटना में एक बच्चा भी घायल हुआ है। बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण उसे वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। 7:15 বাসটা কোন দিকে আসছিল? বাসটা শক্তিগড় যাচ্ছিল, লরিটা বর্ধমান থেকে কলকাতা যাচ্ছিল। মানে একদম সোজা পাশে লরিতে মেরেছে? লরিটা বাসে মাঝখানে মেরে দিয়েছে। আহত কেমন হয়েছে? হ্যাঁ, আহত কেমন হয়েছে? আহত আমার বুকে লেগেছে, আরও প্যাসেঞ্জারদের সব হাত ছিঁড়ে গেছে। একটা বাচ্চা মোটামুটি প্রায় কজন প্যাসেঞ্জারের মধ্যে কেমন আহত হয়েছে, মানে কজনের মধ্যে হয়েছে? প্রায় 10 জনের মতো। কোথায় চিকিৎসা কোথায় এসছে? বলছি হসপিটাল? হসপিটাল। আপনার নাম? হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম শেখ আজিজুল। আপনার বাড়ি? শক্তিগড় গ্রাম। লরির সাথে বাসে? বাসটা কোন দিকে আসছিল? বাসটা কোন দিকে আসছিল? বাসটা কি বর্ধমান দিকে আসছিল না কলকাতা যাচ্ছিল? শক্তিগড় থেকে বর্ধমান যাচ্ছে। জলের ট্যাঙ্কার এসে মেরে দিয়ে বসে রাস্তায় দিকে বেরোচ্ছিল, শক্তিগড় যাচ্ছে আর কলকাতা যাচ্ছে। ওই যেখানে আমাদের পাওয়া ওই দিক দিয়ে কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? মানে লরিওয়ালাটা মদ খেয়েছিল তো, আর এই মানে বাসটা হালকায় যাচ্ছিলো, ও এসে মেরে দিয়েছিল। বাসটা কোন দিকে আসছিল? বাসটা বরসুল থেকে বর্ধমান যাচ্ছিল। বর্ধমান আসছিল। বাসটা অ্যাক্সিডেন্টটা কোনখানটা হয়েছে? শক্তিগড় কোন দিকটা হয়েছে? শক্তিগড় হাইরোড ব্রিজের তলায়, জাতীয় সড়কের উপরে। আহত বা ক্ষতি কেমন হয়েছে? আহত আমার হাতে লেগেছে, মাথায় লেগেছে, পায়ে লেগেছে। আপনার নাম? অমিত সাহা। আপনি কি বাসে যাত্রী ছিলেন? আমি বাসে ডিউটি করছিলাম। বাসের কি কন্ডাক্টর? না, হেল্পার। হেল্পার। বাড়ি? বাড়ি শক্তিগড়। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल संसदीय सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार दीपक अधिकारी उर्फ अभिनेता देव ने दासपुर 1 ब्लॉक के सरवरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाजार में एक पथसभा की। पथसभा के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो कहती है वो करती है, लेकिन दूसरी पार्टियों जो कहती है वो नहीं करती है। मुख्यमंत्री चुनाव से पहले लक्ष्मी भंडार की 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी है। बंगाल का विकास सिर्फ ममता बनर्जी ही कर सकती है, इसलिए हम सभी लोगों को राज्य में जारी विकास को आगे बढ़ाने के लिए तृणमूल को जिताना होगा। যেটার পর তিনি কথা রেখেছেন এবং লক্ষ্মী ভান্ডার যেটা 500 টাকা করেছিল সেটা ইলেকশনের আগে 1000 টাকা করে দিয়েছে। তিনি এইটা বলেননি আপনারা আমাদেরকে ভোট দিন তবে কি আমরা 500 থেকে 1000 করব। ভোটের রাজনীতি নয়, মানুষকে ভালো রাখার রাজনীতি। 100 দিনের টাকা কেন্দ্র সরকার আটকে রেখেছে, আপনারা সবাই জানেন। এই 100 দিনের কাজ কারা করে? গরিব মানুষরা যারা দিন আনে দিন খায়, তাদের টাকা 2-2.5 বছর থেকে আটকে রেখেছে। দিদি বললেন না সেই টাকাটা আমরাই দেবো এবং সেই টাকাটা দিতেও শুরু হয়ে গেছে। আবাস যোজনা 2.5-3 বছর ধরে সেই টাকাটা কেন্দ্র সরকার আটকে রেখেছে। এবং এইটুকু আপনারা সবাই জানেন যে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্বটা এটাই যে 2021-এ যারা হেরে গেছেন তারা এই রাজ্যকে কোনো কাজ করতে দিচ্ছে না। যাকে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করবো না, যেটা নিয়ে আলোচনা করবো যে 2024-এ লড়াইটা কে কথা দিয়ে কে কথা রাখে, যে
কে কথা দিয়ে পালিয়ে যায়, লড়াইটা এইটা। আপনারা কাকে বেশি বিশ্বাস করবেন, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে এখানে থেকে গরিব মানুষকে ভালো রাখার চেষ্টা করে, না একজন শুধু মাথা দিয়ে পালিয়ে যায়? করোনার সময়, লকডাউনের সময় আমার এখনো মনে আছে দাসপুরে অনেক ছেলেমেয়েরা সোনার কাজ করতে ভিন রাজ্যে থাকে, তারা লকডাউনে আটকে গেছিল, তাদেরকে ফেরত নিয়ে আসা থেকে আরম্ভ করে হসপিটাল বেড পাওয়া যেত না। আপনার সাংসদ কলকাতায় ছিল না, আপনার সাংসদ ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে ছিল, মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল, ওটা অক্সিজেন পৌঁছেছিল, সেখানে অক্সিজেন পৌঁছানো থেকে আরম্ভ করে ওষুধ পৌঁছানো থেকে আরম্ভ করে অ্যাম্বুলেন্স থেকে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रामनवमी पर 50,000 लोगों का जुलूस निकलेगा, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये देश राम का देश है। 50 साल की काफी जद्दोजहद के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है। हिंदू विजय उत्सव मनाएंगे। मैं हिंदू समुदाय से अपील कर रहा हूँ, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और रामनवमी की जुलूस में भाग ले। बर्धमान दुर्गापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष मंगलवार सुबह न्यू टाउन इको पार्क दौरे पर आए थे और वहां पत्रकारों से बात करते हुए उक्त बातें कही। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर भाजपा सांसद और बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी दिलीप घोष ने ममता सरकार को जमकर घेरा। इस मौके पर दिलीप घोष ने कहा कि कोर्ट ने हिंदू समाज की भावना को समझा है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को घेरते हुए भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष ने कहा कि इस सरकार को डूब कर मरना चाहिए। जो एक शोभा यात्रा को सुरक्षा नहीं दे पाती, वो कैसे सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और उनके पार्टी के उनके लोग केवल तस्वीरें खिंचवा कर फायदा उठाने की कोशिश करने चाहते हैं। उन्होंने अभिषेक के हेलीकॉप्टर की आयकर विभाग की तलाशी पर कहा कि इससे पहले हमारे नेताओं की चौपर तलाशी की गई थी। ये आयोग का अधिकार है। ऐसा आदर्श आचार संहिता के अनुसार धन और हथियारों की आवाजाही को रोकने के लिए किया जाता है। দাদা নির্বাচনে প্রার্থী আপনি, দিলীপ ঘোষ ভয় পাচ্ছে, দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। সে তো বোঝাই যাচ্ছে। আমি ত্রিশূল ধরলেও মেসোর বাড়ি, আমি কথা বললেও মেসোর বাড়ি। মুশকিল হয়েছে তো, মেসোর বাড়ি যখন ছুটছো কেন? নির্বাচনটা কি মেসো জিতাবে? পাবলিক জেতাবে। নির্বাচনে লোকে পাবলিকের কাছে গিয়ে প্রচার করে, এরা এই অফিস ওই অফিস, এর বাড়ি ওর বাড়ি। দিলীপ ঘোষকে কে ভয় পাচ্ছে পাবলিককে জিজ্ঞেস করুন। প্রচার করতে গিয়ে কখনো আপনি তৃণমূলের মঞ্চে চলে যাচ্ছেন, তৃণমূল কর্মীদের বিড়ম্বনায় ফেলছেন। যেমন আপনারা আমার ইন্টারভিউ ছাপলে আপনাদের টিআরপি বাড়ে। টিএমসির অফিসে কেউ আসে না, তার মিটিংয়ে কেউ, দিলীপ ঘোষকে নিয়ে ওদের লোক জোগাড় করতে হচ্ছে, টিআরপি বাড়াতে হচ্ছে। বাহানাগা রেল দুর্ঘটনা থেকে জাজপুর বাস দুর্ঘটনা, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ইনভলভ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেসপন্স বা সাড়া অনেক দেরিতে আসছে এবং ওড়িশা সরকার তারা অনেক প্রম্পটলি সেখানে কাজ করছে। মমতা ব্যানার্জি এবং তার লোকেরা গিয়ে ছবি তুলে খালি ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, সারা ভারতবর্ষে যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হোক বাংলার লোক মারা যাবে। বাংলা ছেড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ পেটের জন্য সারা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবচেয়ে রিস্কি কাজ করছে। আর কোনো ঘটনা হলে সেখানে মারা যাচ্ছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে গুয়াহাটি, যেখানেই হবে বাঙালি সেখানে মারা যাচ্ছে। মালদার প্রচুর ছেলে মারা গেছিল মণিপুরে যখন রেলের ব্রিজ পড়ে গেছিলো। আমরা বালেশ্বরে দেখলাম, যেখানে যেখানে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। কেন? বাঙালি কি ভিখারি হয়ে ঘুরে বেড়াবে, মরার জন্য জন্মেছে? কারা বাঙালি দুর্দশা করেছে? তারা আবার বড় কথা বলছে, কি করেছে, ভোট চাইছে। বাঙালিকে এখানে থাকলে বন্দুক নিয়ে লড়াই করতে হবে, মারামারি করে মরতে হবে, ক্রিমিনাল হতে হবে, নাহলে কাটমানি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আর বাইরে গেলেও সে একই অবস্থা হবে। এই বাংলা কে চেয়েছে? তিনি নাকি আবার চান্স চেয়েছে, তিনি নাকি প্রধানমন্ত্রী হবেন। এক মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বাংলাকে যা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী যখন, হে ভগবান, দেশের কী অবস্থা হবে কী জানি। অভিষেক ব্যানার্জির চপারে যখন তল্লাশি হলো, এই কথাটা নির্বাচন কমিশন তার ফুল বেঞ্চ দিল্লিতে প্রায় 1 মাস আগে জানিয়ে দিয়েছিল যে ভিভিআইপি মুভমেন্ট যারা করবে তাদের চার্টার্ড ফ্লাইট এবং তাদের চপার এগুলো তল্লাশি হবে এবং দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছিল আয়কর দপ্তরকে। না, অভিষেকের তো আপত্তির কোনো এক্সকিউজের ব্যাপার নেই। আপনি দেখুন, এর আগের ইলেকশনে আমাদের নেতাদের চপার আর সার্চ করে, যেটা অধিকার আছে। এমসিসি লাগু হলে টাকা পয়সা অবৈধভাবে যাতায়াত করছে, অস্ত্র শস্ত্র যাচ্ছে, যায়। আমরা দেখেছি একসময় কংগ্রেসের রাজ্যপালের আর প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, উপর থেকে হাজার হাজার টাকা, মানে কোটি কোটি টাকা ছড়িয়ে পড়েছিল, লোক কুড়িয়েছিল। আর সমস্ত নেতাদের গাড়িতে সার্চ করে টাকা পেয়েছে। কলকাতাতে তো বেয়ারিশ গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে কোটি কোটি টাকা নিয়ে। তো এমসিসি লাগু হলে ইলেকশন কমিশনের দায়িত্ব তারা বা কাউকে দিয়ে সার্চ করাবে। আর রাহুল গান্ধীর চপার সার্চ হয়েছে, অভিষেকের, হ্যাঁ, যাদের নামে বদনাম আছে যে টাকা এদিক ওদিক করে, তার সার্চ হবে।
কেউ ছাড় পাবে না। প্রত্যেকবার আমাদের গাড়িও কয়েকবার সার্চ হয়, যেই ঘুরবো সব জায়গায় নাকা লাগিয়ে রাখবে, সার্চ করবে, এটা তাদের দায়িত্ব আছে। আর যাতে উত্তেজনা কম হয়, নির্বাচনে গণ্ডগোল কম হয়, এগুলো তার কারণ। তাদের ঘাবড়াবার কী আছে? সব সময় মনের মধ্যে চোর আছে, দেখলেই ভয় পায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে এই বিষয়ে, কার কাছে যাবেন? ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে যাবেন? কান মুলে দেবে। তো সেই জন্য এইসব না করে যান, লোকের কাছে এত কনফিডেন্স লো হয়ে গেছে, ইলেকশন লড়ার মানসিকতা নেই, হারার জন্য অজুহাত খোঁজা হচ্ছে এখন থেকে। ওই যে আমরা হেরে গেলাম, ওই যে চপার আটকে দিয়েছিল। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। ईसीएल के केंद्र क्षेत्र अंतर्गत सिदुली कोलियरी हनुमान मंदिर प्रांगण में रामलला की जयंती के अवसर पर 24 घंटे अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 कलश के साथ महिलाएं और बालिकाओं शामिल हुई। कलश यात्रा हनुमान मंदिर प्रांगण से शुरू होकर दुर्गा मंदिर होते हुए रेल लाइन पार कर पांची नौका तालाब में पहुंचकर विधिवत कलश में जल भरकर पुनः हनुमान मंदिर तक पहुंचकर कलश स्थापित किया। इस यज्ञ में यजमान के रूप में समाज सेवी रंजीत सिन्हा और उनकी धर्म पत्नी सरिता देवी ने पूजा पाठ और हवन में शामिल रही। इस यज्ञ के मुख्य पुरोहित हरिपुर राम जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी पवन पांडे और पुरोहित पदनाम पांडे, विद्याकर पांडे, रोहित कुमार झा, विकास कुमार पांडे और शिवम पांडे 24 घंटे पूजा और हवन कर यज्ञ को सफल बना रहे हैं। इस यज्ञ को सफल बनाने में अभिषेक सिन्हा, गोविंद सिंह, अक्षय वाद्यकर, पुरुषोत्तम गौराई, चंदन सिन्हा, जितेंद्र सिंह, सूरज शर्मा, शंकर कुमार, सागर राम, सूरज ठाकुर, तापू पासपोर्ट, अमरजीत माझी, मानदे ठाकुर, दीपू तूरी, संजय यादव, बिट्टू राम और राजीव कुमार आदि भरपूर सहयोग कर रहे हैं। 24 घंटा का हरिनाम संकीर्तन और इसके बाद अभी हम लोग कलश यात्रा से घूम करके आए हैं। थोड़ा ही समय में अब अखंड शुरू होगा और इसके बाद कल अखंड समाप्ति के बाद भगवान शिव का अभिषेक होगा, जिसको रुद्राभिषेक होगा। इसके बाद हवन कार्यक्रम रखा जाएगा। हवन प्रणावती होने के बाद आरती होगी। यह कलश यात्रा हो गया है। इसके बाद अखंड हरि कीर्तन होगा रामनवमी के उपलक्ष्य में। आज कितने 108 क्या इस तरह बराबर हर साल होता है, इस बार भी हो रहा है धूमधाम से। और रामनवमी में पूजा होना चाहिए। ध्वजारोपण कल होगा। कल 24 घंटा जो हरि कीर्तन है उसका समापन होगा। कल पूजा होगा। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सेवानिवृत्त नगर पालिका कर्मियों की बकाया ग्रेच्युटी शीघ्र प्रदान करने की मांग को लेकर एटक द्वारा नगर पालिका कार्यालय प्रांगण में विरोध जताया गया। इस बारे में संगठन की जिला कमेटी के सदस्य सरबानी सिन्हा का कहना है कि बांकुड़ा नगर पालिका के अस्थायी नगर पालिका कर्मचारियों का 2016 से 2020 तक का बकाया 1,20,00,000 का भुगतान तुरंत किया जाए। इस दावे पर नपा के चेयरपर्सन को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर संगठन के अन्य कई सदस्य उपस्थित रहे। কিন্তু আজ পর্যন্ত চেয়ারম্যান কোনো ফোনে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেননি। আমরা বাধ্য হয়ে কত সাল থেকে টাকা পাওয়া 16 থেকে 20 পর্যন্ত যারা রিটায়ার্ড করেছে সমস্ত দপ্তরে টাকা তারা পেয়ে গেছে, অন্যান্য দপ্তরে এবং মানে সারা পশ্চিমবঙ্গে এরকম অনেক কর্মচারী আছে যারা 16 থেকে 20 রিটায়ার করে তাদের গ্র্যাচুইটি টাকা তারা বাঁকুড়া কী জানি কী কারণে বাঁকুড়ার এই পিরিয়ডের যে পাওনা টাকা এদের তারা পাচ্ছে কী কারণে আমরা জানি। আমার নাম সর্বাণী সিংহ, আমি এআইটিউসির জেলা কমিটির সদস্য। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर नगर निगम के 28 एवं 29 नंबर वार्ड में स्थित निजी फैक्ट्री के समक्ष आज सुबह को स्थानीय एवं तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बैनर हाथ में लेकर निजी फैक्ट्री के अंदर घुसने वाले लोगों को रोका और वहां से बाहर निकाल दिया जो काम पर करने गए थे।
स्थानीय एवं तृणमूल कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और इस प्लांट में बाहर से मजदूर आकर काम कर रहे हैं। हम लोग कहां जाएंगे? काम पर आए श्रमिकों का कहना है कि हम लोग 6 से 7 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग आसपास के इलाके के ही रहने वाले हैं। कोई पानागढ़ तो कोई बारजोड़ा तो कोई टाउनशिप तो कोई डीपीएल आदि के रहने वाले हैं। 150 के ऊपर श्रमिकों को आज अंदर घुसने नहीं दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार कहती आ रही है कि गेट के समक्ष झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं चलेगा। अपनी मांग को त्रिपक्षीय बैठक के साथ करना होगा। उत्पादन किसी भी हालत में बंद करना नहीं चलेगा। इसके बावजूद स्थानीय कुछ तृणमूल के लोग हाथ में बैनर लेकर गेट के समक्ष नारा लगाते सुने गए। देखा जा रहा है कि तृणमूल की गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है, जो हाथ में झंडा लेकर घूम रहे हैं। तृणमूल का वह कौन है? वह अपने को तृणमूल कर्मी बता रहे हैं, मगर पार्टी के लोग का कहना है कि चुनाव के समय इस तरह का आंदोलन करना ठीक नहीं है। इससे पार्टी पर असर पड़ेगा। বলছি আপনি কতদিন ধরে কাজ করছেন এখানে? জোরে বলুন, জোরে বলুন। 5-6 বছর। কে কাজে ঢুকিয়েছিল? আমি নিজে কন্ট্যাক্ট করে দিয়েছি। আজ এই গেটে আটকে দিয়েছে কেন? এটা জানি না। কি বলছে তারা? বলছে নাম লিখা। হ্যাঁ? নাম লিখাও। কোথায়? বলে কোম্পানি বাহার দিন। ঢুকতে দিচ্ছে না। কোথায় বাড়ি আপনার? আসানসোল থেকে কোন সোর্সে এসেছে? মানে কেউ তো একজন আপনাকে কার মারফতে চাকরিটা পেয়েছিলেন এখানে? আমার নিজের পার্টির কোটায়? হ্যাঁ, কি নাম আপনার? रवि मुर्मू। হ্যাঁ, रवि मुर्मू। जी क्या नाम है आपका? हाँ? एक मिनट, कहाँ से आ रही है? अभी बड़ाघर से आ रहा है। क्यों आया है? क्यों? कारखाना अंदर में क्या काम करता है क्या? गेट पास है आपका? तो क्यों कैसे जाते हैं आप अंदर में? हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलिए। साइन करके जाते हैं। साइन करके जाते हैं। किसने दिया काम? किसने दिया? पार्टी लोग? नहीं तो हमको मालूम नहीं। कैसे मिला आपको नौकरी? कैसे मिला यहाँ पर नौकरी? कैसे मिला आपको? मेरा ससुर जानता है। हाँ? क्या नाम है आपका ससुर का? बोलो नाम बोलो, अपना ससुर का नाम बोलो। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? MD मुमताज। आप कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 6 साल से। 6 साल से। ससुर नाम जिज्ञेस करो। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बैसाख महीने की शुरुआत से ही कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिले पिछले 2 दिनों से भयानक गर्मी पड़ रही है। अलीपुर मौसम विभाग ने कहा इस बार तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। हालांकि दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में आज बारिश होगी। आज मंगलवार को उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नदिया में बारिश की संभावना है। इन तीनों जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। लेकिन साथ ही अलीपुर मौसम विभाग ने राज्य में फिर से लू की चेतावनी जारी की है। दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में यह लू शुक्रवार तक जारी रहेगी। अन्य जिलों में भी लू जैसे हालात बनेंगे। वहीं दक्षिण बंगाल में लोगों के लिए आने वाला 2 दिन भारी पड़ सकता है। गुरुवार तक दक्षिण बंगाल का तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। कुछ जिलों में तो यह इससे भी अधिक हो सकता है। मौसम कार्यालय के अनुसार पश्चिम और उत्तर पश्चिम में गर्म हवा आने के कारण दक्षिण बंगाल में लू जैसी स्थिति बन रही है। ऐसा मौसम शुक्रवार 19 अप्रैल तक रह सकता है। अगले 4 से 5 दिनों तक दक्षिण बंगाल में दिन का तापमान सामान्य 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। तटीय क्षेत्रों में आर्द्रता 80 से 90% तक हो सकती है। दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में आर्द्रता 70 से 80% रह सकती है। मौसम कार्यालय के अनुसार मंगलवार को दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। बुधवार और गुरुवार को पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, दक्षिण 24 परगना, पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्वी बर्दवान और पश्चिमी बर्दवान के कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति बन सकती है। उन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बंगाल के बाकी जिलों में मौसम गर्म रहेगा। शुक्रवार को उत्तर दक्षिण मेदिनीपुर, झारग्राम, दक्षिण 24 परगना, पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बर्दवान में लू चल सकती है। उस दिन के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लू को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में न निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा लोगों से ज्यादा पानी पीने की अपील की गई है।
अलीपुर पूर्वानुमान के अनुसार 21 अप्रैल तक 8 उत्तरी जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार और अलीपुरद्वार में शुक्रवार को मतदान होगा। उस दिन 3 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल के GT रोड के किनारे बने महावीर स्थान मंदिर से 12 तारीख को एल्युमिनियम की एक सीढ़ी चोरी हो गई थी। 15 फुट लंबी इस सीढ़ी की कीमत 15,000 रुपए थी। महावीर स्थान मंदिर समिति द्वारा इस बारे में आसनसोल साउथ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी और आसनसोल साउथ थाने के अधिकारियों द्वारा बेहद तत्परता के साथ इस मामले की जांच की गई और घटना के 2 दिनों के अंदर मामले को सुलझा लिया गया। इस बारे में महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। तो महावीर स्थान के सचिव अरुण शर्मा बोल रहे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी दुखद दुर्घटना 12 तारीख को हुई कि हमारे मंदिर से एक 15 फुट की सीढ़ी जिसका दाम 15,000 रुपया था, एल्युमिनियम की थी, कुछ दुष्कृति लोगों ने यहाँ पर दिन में 2 बजे, जो 6 आदमी का ग्रुप था, उसमें एक सरदार था उसका अपना, इन लोगों ने यहाँ से सीढ़ी बाहर निकाल करके यहाँ उठा के ले गए। उसमें जब हम लोग CC फुटेज टीवी खंगाला तो हमारे जो मिस्त्री थे उन्होंने उसको रोका, ताकि बसंती दुर्गा पूजा में फूल का काम हो रहा। तो ये लोग बोले हम लोग तो यही के आदमी है, छप्पर डालने ले आ रहे हैं सीढ़ी। बाहर सीढ़ी रख करके फिर एक आदमी आया, उठा के ले गया। उसका CC फुटेज टीवी सामने में आया। आने के बाद में हमने जब बड़ा बाबू को जाकर के कहा, बड़ा बाबू ने अपने टाउन बाबू के नेतृत्व में अपनी टीम भेजी और खूब जल्दी इसका एक्शन हुआ कि बड़ा बाबू ने यहाँ पर आकर के हमारा कैमरा देखा और कैमरा देखने के बाद उसकी पेन ड्राइव पे वो ड्राइव करके ले गए नोट, और दूसरे दिन से ही इसका एक्शन चालू हो गया। शाम को हमारे मंदिर में भीड़ लग गई कि सार्वजनिक मंदिर है, कैसे चोरी हो गया। हमने बड़ा बाबू को कहा कि इसका देखिए हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि तो आप चाहिएगा, तो बड़ा बाबू ने हमको आश्वासन दिया था जैसे भी हो हम इसको निकाल देंगे। और बाद में आज हमको पता चला कि चेली डगाल रेल पार के कुछ लड़के थे, उन्होंने ये माल चेली डगाल में बेचा था और वहां से आज बड़ा बाबू, हमको सबसे खुशी इस बात की हुई कि थाना से बड़ा बाबू का फोन आया कि सीढ़ी आपके यहाँ पहुंच रहा है। नहीं तो आजकल ऐसा होता है कि थाना आइए अपना सीढ़ी ले जाइए। तो टाउन बाबू के नेतृत्व में सीढ़ी आई, हमारे घर में वो लोगों ने दे गया। हम इसका तहे दिल से बड़ा बाबू को आशीर्वाद देते हैं और हमारे मंदिर कमेटी की तरफ से और जो भी हमारे भक्त है सभी ने मिलकर अभी शाम को हमने सबको बुलाया और बुला के हम बड़ा बाबू को आशीर्वाद देते हैं। देखिए बड़ा बाबू का बात ऐसा है कि खाली पुलिस नहीं, जनता को भी सजग होना पड़ेगा। आज हमारे पास कैमरा था तो इसीलिए इतना जल्दी रिकवरी हो गया। अब कैमरा नहीं रहने से रिकवरी होने में बहुत समय लगता है। तो हम तो यही सबसे अपील करते हैं कि चोरी चमारी की जो घटना घट रही है तो पुलिस के सहयोगिता के लिए हर आदमी को CCTV लगाना बहुत जरूरी हो गया। इससे थाना पुलिस को भी मदद मिलती है और अपना भी काम। हम बार बार एक बात कहते हैं, ये बड़ा बाबू की पूरी मेहरबानी है कि बड़ा बाबू ने इतना जल्दी हम तो सोचे थे कि मिलेगा नहीं, किंतु बड़ा बाबू ने कल भी हमको आकर के मंदिर में आकर के खुद आए थे और आश्वासन दे के गए थे कि शर्मा जी आप घबराइए, बट आप उसको किसी भी तरह से उद्धार कर देंगे अगर आसनसोल में है तो। और आज उन्होंने इस चीज को उद्धार करके हमारे मंदिर में पहुंचा दिया। भगवान उनकी दीर्घायु, उनका जीवन करे। बोले ये सीढ़ी कहाँ लेके गए थे वो लोग? जो सीढ़ी विशेष सूत्र से पता चला कि ये सीढ़ी लेकर के रेल पार वो लोग गए थे और चेली डगाल में इसको उन्होंने डिस्क्लोजर किया था। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तृणमूल सांसद व आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर अंडाल में लगी गुमशुदगी का पोस्टर के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गया है। बीजेपी की शिकायत है कि सांसद इलाके में नजर नहीं आते। तृणमूल का दावा है कि शिकायत बेबुनियाद है।
निवर्तमान तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल केंद्र से लापता होने का पोस्टर लगा रखा था। मंगलवार की सुबह अंडाल ग्राम पंचायत के अंडाल गांव, दीघनाला अंडाल मोड़, बहादुर गांव समेत विभिन्न इलाकों की दीवारों पर ये पोस्टरें देखे गए। सफेद कागज पर काली स्याही से छपे इस पोस्टर के नीचे अंडाल ग्राम बीजेपी का नाम लिखा हुआ है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि चुनाव के तत्काल के घोषणा के बाद ही निवर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ज्यादातर समय उनके केंद्र में रहे हैं। वह पार्टी बैठकों सहित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी मौजूद रहते हैं। वह सोमवार को दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के गौरा बाजार गांव में पहली चुनावी रैली में मौजूद रहे। उस बैठक के मंच में उन्होंने कहा कि वह आज मंगलवार को जरूरी काम से दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह 2 दिन में वापस आएंगे। अगले दिन मंगलवार को लापता सांसद के नाम का पोस्टर लगा, जिससे राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। रविंद्रनाथ बाबू ने कहा कि यह पोस्टर मतदाताओं को सचेत करने के लिए दिया गया है। दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल ने दावा किया कि भाजपा सांसदों के लापता होने के आरोप निराधार प्रचार है। पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष कालोबरन मंडल ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सांसद ने 2.5 साल में कम से कम 25 से 30 बार अंडाल ब्लॉक के विभिन्न इलाकों में आए हैं। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে অন্ডাল গ্রামের আমরা কর্মীরা এই লিফলেটটা আমরা ছড়িয়েছি। কি জন্য? কেন্দ্রীয় সরকারের একটা সঠিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মনোমালিন্য হয়ে পড়ে বাবুল সুপ্রিয় ভারতীয় জনতা পার্টির এখানকার যিনি সাংসদ ছিলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে, উনি সরে যান। সরে যাওয়ার ফলে একটা অকাল নির্বাচন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে আসে। সেই অকাল নির্বাচনে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ তৃণমূলের উপরে ভরসা করে একজন বাইরের প্রতিনিধিকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ করে দেয়, শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়কে। আমরা কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পরের থেকে আর আমরা আমাদের প্রতিনিধি আজ আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের যিনি যেহেতু উনি জিতেছেন, সেহেতু ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা যারা করি তাদেরও প্রতিনিধি, তৃণমূল যারা করে তাদেরও প্রতিনিধি। আমরা কিন্তু সেই প্রতিনিধিকে একটা দিনের জন্য আর আমরা দেখতে পেলাম না। তাই আমরা এই পোস্টারটা দিয়েছি। যদি ওনাকে কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে একটু সম্মান জানান, কারণ আবার উনি শুনছি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে ওনারই নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবার হয়তো ওনাকে কেউ ভোট দিয়ে পরে হয়তো কেউ ভোট দেবে, ভাববে হয়তো আবার হয়তো কিছু করবে, কিন্তু আবার সে আমরা 5 বছর দেখতে পাবো না। তাই আমরা এই জিনিসটা আগের থেকেই আসানসোলবাসীকে সাবধান করার জন্য যে আমরা কিন্তু যাকে ভোট দিয়ে নিয়ে এসেছিলাম তাকে দেখা যাচ্ছে পুরো অন্ডাল জুড়ে শত্রুঘ্ন সিনহা, আপনাদের বিদায়ী সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার নিখোঁজি পোস্টার। আপনি এই গ্রামের প্রধান, কি বলবেন? এটা বিজেপির ফুলি চক্রান্ত। অ্যাকচুয়ালি বিজেপি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে কোনো প্রার্থী পায়নি। রিসেন্ট যাকে তারা ঘোষণা করেছেন বিজেপি এস এস আলুলাকে, তিনিই তো অ্যাকচুয়ালি নিখোঁজ। তিনি যখন দার্জিলিংয়ে দাঁড়িয়েছিল, দার্জিলিংয়ে মানুষের কোনো কাজ করেনি 5 বছর। ভিড় 5 বছর এলেন দুর্গাপুরে 5 বছর দাঁড়ালো, 11 দাঁড়ালো, জিতলো কম ভোটে, 2200 ভোটে জিতেছিল, কিন্তু 5 বছর মানুষের কোনো কাজ করেনি। তারা একটা কিছু করার নেই বিজেপির, যেহেতু মানুষের কাজ করে না। আমাদের পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস সর্বক্ষণ মানুষের সাথে থাকে এবং শত্রুঘ্ন সিনহা আপনারা জানেন যে 2022-এ যখন উপনির্বাচন হয়েছিল তখন তিনি মানুষের আশীর্বাদ পেয়ে, জনগণের আশীর্বাদ পেয়ে তিনি 3,03,000 ভোটে জিতেছিলেন, বিপুল ভোটে। এবং শত্রুঘ্ন সিনহাকে আমরা আসানসোলের মানুষ এবং অন্ডালের মানুষ আমরা সবসময় পাই। যখন তিনি আমাদের যখন প্রয়োজন হয়, কোনো সার্টিফিকেট থেকে আরম্ভ করে, কোনো দরকার হসপিটাল থেকে আরম্ভ করে, আমরা শত্রুঘ্ন সিনহাকে সবসময় আমরা পাই। এটা ফুললি বিজেপির চক্রান্ত। এবং আপনারা দেখবেন ভোট এলে এরা বিজেপির কিছু নেতা অন্ডাল গ্রাম ছাড়া ভোট। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।